हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द टॉपिक दैट इज ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, विच इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक कवर्ड अंडर फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायो। तो यूजुअली वी एज स्टूडेंट्स इग्नोर दिस टॉपिक और डू नॉट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, पर एज वी गो इन टू हायर स्टडीज वी रियलाइज कि फूड सेफ्टी रिवॉल्व्स अराउंड दिस टॉपिक एंड इट इज़ द फाउंडेशन। कैसे? अब आप आगे जाके फूड सेफ्टी पर काम करोगे, यू विल एनालाइज द कॉजेज विच कैन बी अ रिजल्ट ऑफ विच कैन कॉज फूड स्पॉइलेज, है ना? तो उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ फूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो फूड की माइक्रोबायोलॉजी को, फूड की माइक्रोबियल स्पॉइलेज को समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बैक्टीरिया और ऐसे माइक्रोब्स की ग्रोथ समझें। किस कंडीशंस में ये ग्रो होते हैं, कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, हाउ दे रिप्रोड्यूस, एंड आफ्टर ऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी विल बी एबल टू वर्क ऑन इंश्योरिंग फूड सेफ्टी, कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज हमारे फूड की ना हो, जिससे हम अपना फूड शेल्फ लाइफ के लिए बढ़ा सकें, फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ा सके। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स ऑल बिगिन। सबसे पहले तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक या दो मार्कर में आपसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं, प्रैक्टिकल्स में पूछ लेते हैं कि मीडिया क्या होता है, फिजिकल कंडीशंस क्या हैं ग्रोथ के लिए, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एंड अगेन 5 मार्क्स यानी कि आपके कॉलेज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द नोट्स आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड आप इस वीडियो को पूरा सीक्वेंस में देखना सो दैट यू अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप, कि न्यूट्रिशन उसने कहाँ से लिया, मीडिया क्या होता है, कंडीशंस क्या हुई, एंड लास्टली ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ठीक है, सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया रिक्वायर एडिकेट न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन फॉर द ग्रोथ। ठीक है, अब हम हैं, वी नीड एयर, वी नीड फूड, वी नीड वाटर। सिमिलरली बैक्टीरिया ऑल्सो रिक्वायर्स its optimum pH, oxygen levels, कुछ optimum temperature and nutrition for the growth and multiplication। ठीक है, अब देखो, suitable artificial media containing sources of carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen, phosphorus and other elements are used in very small amounts। अब देखो, इन लैब आप प्रैक्टिकल करोगे आगे जाकर, प्योर कल्चर टेक्निक्स एंड ऑल, तो उसमें आपको मीडिया प्रिपेयर करना होगा। तो जो हमारे पास आर्टिफिशियल मीडिया है उसमें हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के सोर्सेज होते हैं। सो दीज आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स दैट वी सीक फॉर इन अ मीडिया। अब इसी के बेसिस पे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन होती है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर मैं बात करूं, बैक्टीरिया विच डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट आर फोटोट्रॉफ्स। ये तो सबको पता है ना कि फोटो मीन्स लाइट। तो लाइट से जो अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, दोज आर फोटोट्रॉप्स। एग्जांपल इज रोडोस्पिरुलियम रूबरम। फिर जो केमिकल रिएक्शंस से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, दे आर केमोट्रॉप्स। सिंपल, केमो से, केमो मतलब केमिकल से लिया, फोटो मीन्स लाइट से लिया, इसमें आता है एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, एग्जाम्पल याद रख लो और डेफिनेशन तो वी कैन अंडरस्टैंड बाय वर्ड व्हाट डज इट ट्राई टू से। फिर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑल माइक्रोब्स रिक्वायर अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर देयर मेटाबॉलिज्म। अब ये सोर्स, अब इलेक्ट्रॉन तो हर बैक्टीरिया को चाहिए, किसके लिए चाहिए? उनके मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आते हैं तो दे आर लिथोट्रोप्स, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक सोर्स है तो ऑर्गेनोट्रोप्स। अगेन नाम से क्लियर है, अगर ऑर्गेनोट्रोप्स हैं, ऑर्गेनिक से ले रहे हैं, लिथोट्रोप्स फिर इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। सोर्सेज ऑफ कार्बन के बेसिस पे, अब उन्हें कार्बन भी चाहिए किस चीज के लिए? फॉर सिंथेसाइजिंग द सेल कंपोनेंट्स, राइट? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए, कार्बन चाहिए सेल कंपोनेंट्स के लिए। तो some species use CO2 as the major source of carbon. What is CO2? It has carbon dioxide. तो उस CO2 से अगर कोई कार्बन का सोर्स, CO2 को एज अ कार्बन सोर्स ले रहे हैं, तो दे आर ऑटोट्रॉप्स, दीज आर द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और अगर किसी और सोर्स, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज द सोर्स यूज कर रहे हो, तो दे आर हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स कौन से हुए? जो CO2 को यूज कर रहे हैं। क्लियर? फिर हमारे पास आता है कुछ
another elements I would like to talk about nitrogen. अब देखो बैक्टीरिया कैन यूज नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर और फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो नाइट्रोजन किसके लिए चाहिए? इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड. जैसे हमने प्रोटीन की वीडियो में पढ़ा था कि उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, सो उसमें नाइट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, राइट? तो नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स. सल्फर किसके लिए चाहिए? सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए. सिस्टीन हो गया, ऑल दैट. फॉस्फोरस इज अगेन एन एसेंशियल कंपोनेंट, और मिनरल सॉल्ट्स भी चाहिए होते हैं. अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बेसिकली मीडिया होता क्या है? मीडिया आर द आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मटेरियल ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. मीडिया क्या होता है? मीडियम. तो किस मीडियम के थ्रू हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किया, दैट इज मीडिया. अब बैक्टीरिया की ग्रोथ हो, इसलिए वी ऑफन कॉल इट बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया. द मीडियम विच इज आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. अब हमने मीडिया प्रिपेयर किया ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ के लिए उसमें कुछ हमें न्यूट्रिएंट्स भी डालने पड़ेंगे. तो देयरफॉर द सिंपलेस्ट डेफिनेशन इज कि मीडिया इज द आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड मटेरियल ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स required for the growth and multiplication of microorganisms. क्लियर? इसमें सब कुछ मेंशन करना जरूरी है. आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, और ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया क्या हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन बी आस्क्ड टू लिस्ट. आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडिया. तो सबसे पहले तो ऑल मीडिया मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, मिनरल्स एंड अदर ग्रोथ फैक्टर्स. मैंने आपको बताया ना कि हर हमें जैसे कार्बन चाहिए, हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो मीडिया शुड प्रोवाइड दोज न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ. अगर मीडिया न्यूट्रिएंट ही नहीं प्रोवाइड कर रहा तो उसमें ग्रोथ कैसे होगी, राइट? तो ऑल मीडिया टू बी यूज्ड मस्ट इनिशियली बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देयरफॉर मीडिया स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए. ठीक है. अब देखो, अगर मेरे को किसी, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ऐड सॉल्ट इन वाटर. ठीक है, आई वॉन्ट कि मेरे को पानी में सॉल्ट डिसॉल्व करना है. तो अगर पानी में ऑलरेडी शुगर है तो सॉल्ट तो मेरा बैलेंस हो गया. हाउ वुड आई नो हाउ मच सॉल्ट आई हैव टू पुट इन ऑर्डर टू गेट अ वेरी सॉल्टी टेस्ट? बिकॉज इट इज ऑलरेडी शुगर. तो फिर आई हैव टू इंश्योर कि आई एम टेकिंग प्लेन वाटर जिसमें पहले से कुछ ना हो. सिमिलरली अगर मेरे को कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीडिया में ग्रो करवाना है, आई हैव टू इंश्योर कि उस मीडिया में पहले से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है. और ये हम कैसे इंश्योर करते हैं? मीडिया को स्टेरिलाइज करके. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप प्रैक्टिकल्स जब भी माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करोगे और मीडिया बनाने की बात की जाएगी, तो स्टेरिलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हम इसे आगे भी पढ़ेंगे व्हाइल आई विल बी डिस्कसिंग प्रैक्टिकल्स विद यू, बट कीप दिस पॉइंट इन माइंड. ठीक है. फिर हमारे पास आए कॉमन इंग्रेडिएंट्स ऑफ मीडिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में. सबसे पहले तो वाटर. सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट. ठीक है, अब पानी होगा तभी तो उसमें हम कुछ डिसॉल्व करेंगे, है ना? फिर इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं. सोडियम क्लोराइड इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स. पेप्टोन. अब पेप्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेप्टोन से आपसे व्हाट इज पेप्टोन भी पूछ लेते हैं, एंड हाउ डज पेप्टोन कंट्रीब्यूट टू अ मीडिया भी पूछ लेते हैं. पेप्टोन होता क्या है पहले तो ये देखो. पेप्टोन इज अ complex मिक्सचर ऑफ partially डाइजेस्टेड प्रोटीन्स. याद रहेगा ना, पी से पेप्टोन, पी से प्रोटीन्स. तो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स हैं जो कि एक एनिमल सोर्स से भी हो सकते हैं, वेजिटेबल सोर्स से भी हो सकते हैं. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रोटीज, अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स विच इंक्लूड फॉस्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड ग्रोथ फैक्टर्स. ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स हो गए, और कुछ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अमीनो एसिड्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जो और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स है. ठीक है. अब पेप्टोन का मीडिया में काम क्या हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. पेप्टोन सप्लाइज नाइट्रोजीनियस मटेरियल एंड ऑल्सो एक्ट्स एज अ बफर. अब मैंने आपको बताया पहले कि जो बैक्टीरिया है, हमारा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे रिक्वायर नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन किस पर्पस के लिए चाहिए? राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. तो पेप्टोन्स ने नाइट्रोजनियस मटेरियल प्रोवाइड किया और एक बफर की तरह एक्ट करता है.
और देखो, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे यू विल ऑब्जर्व कि जो हमारा मीडिया है, द वेदर आई टॉक अबाउट पोटैटो, डेक्सट्रोस, अगार, पीडीए एंड ऑल, तो वो बहुत हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसलिए उसको बहुत टाइटली सील करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने लूजली उसको हिल किया तो उसकी वो स्टिकी हो जाएगा। इट्स अ ड्राई पाउडर। आई विल ऑल्सो शो यू द वीडियो इफ पॉसिबल। तो वो ड्राई पाउडर है, राइट? तो आई ऑलवेज इंश्योर कि वो टाइटली पैक्ड हो, बिकॉज इट्स हाइग्रोस्कोपिक, तो वो स्टिकी बन सकता है। क्लियर? दिस मच इज क्लियर। फिर आता है हमारे पास अगेन और भी कंपोनेंट्स हैं, लाइक यीस्ट एक्सट्रैक्ट एंड मीट एक्सट्रैक्ट। तो इसमें क्या है, इट कंटेन्स द प्रोटीन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो कि कल्चर मीडिया को एनरिच करते हैं। फिर ब्लड भी एक पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है। यूजुअली क्या होता है, 5 to 10% डीफाइब्रिनेटेड हॉर्स और शीप ब्लड। फिर अगार, अगार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगार इज अ लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड्स एल्गे। कहाँ से ऑब्टेन होता है, प्लीज इसको याद रखना, एमसीक्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक में से अगार पे आते हैं। एंड अगार विल बिकम अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड फॉर यू एज यू ग्रो। ठीक है? तो अगार इज अ लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड। क्या है? पॉलीसेकेराइड है। किससे आया है? सीवीड से आया, सीवीड एल्गे से आया है। और ये है मिक्सचर दो पॉलीसेकेराइड्स का, अगारोस और अगारो एग्रोपेक्टिन। एग्रोपेक्टिन इज 30% एंड अगारोस इज 70%। इसमें कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम और सब है। ठीक है? क्लियर? अगार याद रखोगे। एंड देन नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ अगार। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मैंने आपको बताया अगार पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज अगार, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज ऑफ अगार्स। ठीक है? इट एक्ट्स एज अ गुड सॉलिडिफाइंग एजेंट। बैक्टीरियोलॉजिकली इनर्ट होता है, स्टेबल होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 95 to 98 डिग्रीज रहता है और 40 डिग्री के बिलो सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाइंग एजेंट है, राइट? तो इजीली अवेलेबल है और इकोनॉमिकल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इफ इन वाइवा यू आर आस्क्ड कि अगार, वाई, हाउ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अगार इन अ मीडिया, तो आप बता सकते हो कि मैम हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इजीली अवेलेबल है, इकोनॉमिकल भी है, स्टेबल है, इनर्ट है और सॉलिडिफाइंग सॉलिडिफाइंग एजेंट है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। इस पे कंपेटिटिव एग्जाम्स हो गया, कॉलेज एग्जाम्स हो गए, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटीड क्वेश्चन। तो ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया में हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया कैन बी डिटरमाइंड बाय इनोक्यूलेटिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इनटू अ सूटेबल कल्चर मीडिया एंड काउंटिंग द बैक्टीरिया एट रेगुलर इंटरवल। बहुत टफ लगा सुनने में? सी, स्टेप बाय स्टेप समझो। हमें क्या चाहिए? ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व से हमारा मतलब है कि एक सर्टेन कंडीशन में बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसी है। इज इट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, इज इट कांस्टेंट, इज इट डिक्रीजिंग? हमने इसे स्टडी करना है। ठीक है? अब ये स्टडी कैसे करें, हम ग्रोथ कर्व ऑब्टेन कैसे करें? वी इनॉक्यूलेट अ स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरियल्स। इनॉक्यूलेट मतलब आपने एक कल्चर से अपने मीडिया पे उसको थोड़ा सा इनॉक्यूलेट कर दिया। आई विल ऑल्सो शो यू वीडियो रिगार्डिंग दिस, दैट यू गेट अ बेटर आइडिया। और उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व कैसे करते हैं? हम बैक्टीरिया की कॉलोनीज काउंट करते हैं रेगुलर इंटरवल पे। When the logs of viable cells are plotted against time on graph paper, हमें एक टिपिकल कर्व मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व और ग्रोथ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया क्या है, आप बता सकते हो? कि मैम हम इनोक्यूलेट करते हैं एक स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स एक मीडिया में, और फिर हम उसकी कॉलोनीज को काउंट करते हैं रेगुलर इंटरवल पे। हमारी जो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली जो ग्राफ बना, दैट इज द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया, जिससे हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया टाइम के साथ साथ कैसे ग्रो किया। क्लियर? अब इसके 4 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 4 फेजेस होते हैं। पहले आता है लैग फेज, फिर आता है लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। अब विदाउट एक्चुअली शोइंग यू द ग्राफ, आपको ये वर्ड्स पढ़ के क्या समझ आ रहा है? व्हाट कम्स टू योर माइंड? लैग मतलब डिले। इसीलिए अगर मेरे को कोई काम, हम बोलते हैं ना सिस्टम लैग कर रहा है, कि उसे अभी वर्क करना चाहिए था बट इट इज लैगिंग, मतलब डिलेड चल रहा है।
लॉग फेस, लॉगरिथमिक फेस, एक्सपोनेंशियल फेस। एक्सपोनेंशियल तो बहुत कॉमन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई उसने। वी ऑफन से ना दैट दिस कंपनी हैज डिस्प्लेड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होगा? एक्सपोनेंशियल यानी कि बहुत फास्टली इंक्रीज। फिर स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी मतलब स्टिल, एक स्टेशनरी पोजिशन में अगर कुछ, तो हम क्या बोलेंगे कि वो स्टिल है, वो मूव ही नहीं कर रहा। सो द ग्रोथ इज स्टेशनरी, कांस्टेंट। फिर डेथ और डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज मतलब नेगेटिव स्लोप, डिक्लाइन कर गया। ठीक है। अब आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स, अगर आपने एक बार समझ लिया कि ग्रोथ कर्व में 4 फेजेस होते हैं और आपको इनके नाम ही याद रह गए, आप ग्रोथ कर्व इजीली बना दोगे, नॉट अ वेरी बिग डील फॉर यू। और अगर आपको ये 4 समझ आ गया, आपने बना दिया उसको, आपने बस इंग्लिश में यू जस्ट हैव टू गिव मीनिंग, गिव वर्ड्स टू इट, एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स। ठीक है। नाउ दिस इज द ग्रोथ कर्व। मैंने आपको पहले क्या बताया था? पहले क्या होगा? लैग फेज, जिसमें लैग चल रहा है, डिले चल रहा है, यानी कि ग्रोथ हुई नहीं है, ग्रोथ डिले होगी। तो यानी कि कांस्टेंट था, जितना था उतना ही रहेगा। फिर आया एक्सपोनेंशियल फेज, बहुत रैपिडली इंक्रीज आया नंबर में। फिर स्टेशनरी फेज, और फिर हो गया डिक्लाइन। ठीक है। इस एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है? टाइम, और इधर है नंबर ऑफ सेल्स। अब व्हाट यूजुअली मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इज, वो एक्स और वाई एक्सिस पे लिखते ही नहीं है। अब मैंने आपको 4 फेजेस बता दिए, बस आपने 4 ड्रॉ कर दिए। आपको साथ में मेंशन करना है कि एक्स एक्सिस पे जी हम टाइम बता रहे हैं कि इतने टाइम में ये फेज हुआ, इतने नंबर ऑफ सेल्स हुए। और वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ सेल्स का लॉग लॉग वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है। यानी कि लॉग ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। क्लियर? आप ग्रोथ कर्व बना लोगे। पर अब मुझे ये सोच के बताओ कि why is this why is this the curve, why is it lagging and then stationary? ऐसा क्यों हो रहा है? think about it, pause the video and think to yourself कि what is the reason for this lag, फिर एक्सपोनेंशियल फेज क्यों हुआ, फिर स्टेशनरी क्यों, और फिर डिक्लाइन क्यों हुआ? ग्रोथ कर्व में तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ग्रो हो रहा है, या फिर एक जगह पहले इंक्रीज करके फिर स्टेबल हो जाएगा। बट दिस इज थोड़ा डिफरेंट। व्हाई इज इट? सोच लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली अपनी। उसके बाद अब देखो, लैग फेज के बारे में अगर मैं बताऊं, तो बैक्टीरिया जब हमने इनोक्यूलेट किए एक फ्रेश मीडियम में, मेरे पास एक कल्चर था बैक्टीरिया का। हम आगे पढ़ेंगे। आई आई होप इट बिकम्स क्लियरर टू यू कि कल्चर क्या होता है, मीडियम क्या होता, मीडिया क्या होता है। तो मेरे पास एक कल्चर में बैक्टीरिया था, मैंने उसे एक फ्रेश मीडियम में ट्रांसफर किया। अब सपोज करो आप एक एक्स वाई जी स्कूल में पढ़ते हो, मैंने आपको किसी और कंट्री के किसी नए स्कूल में डाल दिया। व्हाट विल यू डू? एकदम से तो आप रैपिडली ग्रो तो नहीं करोगे, यू विल टेक सम टाइम टू एडजस्ट। सिमिलरली जब बैक्टीरिया को उसके कल्चर से निकाल कर एक्सट्रैक्ट इनोक्यूलेट करते हैं हम एक नए मीडिया में, तो इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट। एंड दिस इज द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड इनोक्यूलेशन। तो when bacteria are inoculated in a fresh media, microbial population constant रहती है। In this phase, the bacterial cells adjust themselves to adopt to the new environment. और इस फेज में सिर्फ जो साइज है सेल का वो इंक्रीज होता है। ग्राफ में हम नंबर ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं, साइज ऑफ सेल्स की बात नहीं कर रहे। तो लैग फेज में साइज बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल यूर जस्ट कंज्यूमिंग डाइट, आपका साइज इंक्रीज कर रहा है, एंड नॉट द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है। अगर 5 सेल थे तो 5 ही रहेंगे, उनका बस साइज बढ़ जाएगा। क्लियर? लैग फेज समझ आ गया, एडजस्टिंग फेज बेसिकली। फिर लॉग फेज। अब इसमें क्या हुआ? सेल मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गई। तो सेल डिवाइड स्टेडली एट अ कांस्टेंट रेट एंड द लॉग ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज एट देयर मैक्सिमम रेट, और इसीलिए नंबर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। अब एक जगह मैंने आपको बोला कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक जगह मैंने आपको बोल दिया सेल डिवाइड हो रहा है। when I was a student and I got to when this topic was introduced to me, तो I was very confused कि एक जगह आप बता रहे हो कि सेल डिवाइड हो रहा है, एक जगह बोल रहे हो सेल मल्टीप्लाई हो रहा है।
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज बेसिकली रिप्रोडक्शन एंड सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग देमसेल्व्स। ठीक है। तो हमारी यहाँ पर सेल रिप्रोडक्शन शुरू हो गई, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज किए। फिर स्टेशनरी फेज। अब ग्रोथ हो रही थी पर एक जगह जाके कांस्टेंट हो गई। क्यों? काफी कारण है। अब देखो, सबसे पहले तो इन दिस फेज अ कांस्टेंट हाई पॉपुलेशन मेंटेन की जाती है सेल डिवीजन और सेल डेथ के बीच में। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि जो सेल्स हैं दे विल रिमेन अलाइव फॉर एवर, कुछ सेल्स की डेथ भी हो जाती है। और रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसमें रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी अब्यूज हो ही जा रहे हैं और कुछ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं एंड लो ऑक्सीजन लेवल्स। इन तीन कारणों की वजह से you will you will it will result in a reduced rate of multiplication। क्यों? अब हमारे पास पहले मीडिया था, मीडिया में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे, पर जैसे जैसे सेल्स ग्रो किए, सेल्स ने मल्टीप्लाई किया, न्यूट्रिएंट्स कम हो गए। अब कम न्यूट्रिएंट्स है तो मल्टीप्लिकेशन रेट भी तो कम हो गया ना। क्लियर? स्टेशनरी फेज। फिर आता है डेथ फेज। अब अगेन न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हुए, टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स अक्यूमुलेट होते गए, जो कुछ सेल्स थे वो ओल्ड बन गए और अनेबल टू रिड्यूस रिप्रोड्यूस। ठीक है। ऑल क्लियर? चार पेजेस बना लोगे, ड्रॉ कर दोगे और सबके बारे में लिख देना। और इन्होंने फिर लास्ट में हमें बोल दिया बिटवीन ईच ऑफ द स्पेस देयर इज अ स्मॉल कर्व्ड पोर्शन कॉल्ड द ट्रांजिशनल पीरियड। जो आप कर्व में ये पार्ट देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ लैग फेज था और एक्सपोनेंशियल, तो इसमें जो कर्व्स बन रहे हैं दीज आर द ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशन हो रही है बेसिकली, यू रिमेंबर कि ट्रांजिशनल पीरियड है। फिर हमारे पास आता है वेरी इजी टॉपिक, आई थिंक इट्स वेरी इंट्रोड्यूस्ड अर्ली इन हाई स्कूल ओनली, कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। और कुछ हमारे पास चार मेथड्स आते हैं बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन के: बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर्स के थ्रू। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी फिजन। वेरी सिंपल दिस इज। बाइनरी फिजन में क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई बाय एसेक्सुअल प्रोसेस ऑफ सेल फिजन। अब आप डायग्राम देखो, एक सेल था, इसने थोड़ा सा आपस में डिवाइड हुआ, फिजन हुई इसकी, फिर दो बन गए, फिर इसने आगे किया एंड ऑल दैट। तो एक ही सेल दो हिस्सों में डिवाइड हुई जा रहा है ना। इवन सी व्हाट यूजुअली हैपेंस इज कि हमें नाम याद रह जाता है लेकिन वी आर नॉट एबल टू राइट। तो आप डायग्राम याद रखो, आई होप यू कैन रिमेंबर द डायग्राम, और फिर यू विल बी एबल टू राइट। बाइनरी फिजन में क्या हुआ? वन सेल एंड इट डिवाइड्स इनटू टू एंड देन ईच सेल डिवाइड्स फर्दर। फिर बडिंग। बडिंग में क्या होता है? बड्स बन जाते हैं इधर। A process in which a small bud develops at one end of the cell। याद रखना, एक सेल की ये सेल है, इसके एक एंड पे एक बड बन जाता है। अब वो बड बड़ा हो गया, फिर वो सेपरेट हो जाता है। फिर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन तो पता ही है हमें। अब मेरे पास अगर एक लॉन्ग रोप है, मैं बोलती हूँ इसकी फ्रेगमेंट्स, इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ दो, यू विल कट इट इन पार्ट्स। सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है? जो हमारी फिलामेंट्स हैं इनकी फ्रेगमेंटेशन हो गई। दिस वाज द दिस वाज द ओरिजिनली दिस वाज इट ओरिजिनली एंड देन इट इज ब्रोकन डाउन इनटू फ्रेगमेंट्स। फिर आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। अब देखो ये हमारा बैक्टीरिया, इसके ऊपर स्पोर्स बन गए एंड दे फॉर्म न्यू सेल्स। क्लियर? फिजिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर मैं स्पेसिफिकली फूड सेफ्टी या फिर फूड शेल्फ लाइफ की बात करूं, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा या नहीं करेगा, इट डिपेंड्स अ लॉट अराउंड इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द कंडीशंस अराउंड द फूड। ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल, अब ब्रेड है, तो ब्रेड को अगर मैं फ्रीज़र में रख दूंगी, देयर आर वेरी लो चांसेस कि उसमें फंगस लगे। पर अगर मैं ब्रेड को उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करके उसको बाहर गार्डन में रख दूं या फिर ओपन एटमॉस्फेयर में रख दूं, तो उसके ऊपर फंगस ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगी। वाई? बिकॉज ईच माइक्रोब रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर कंडीशन फॉर द ग्रोथ। और इसीलिए कंडीशंस डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पर, पीएच पर, गैशियस रिक्वायरमेंट्स पर, ऑस्मोटिक प्रेशर और लाइट पर। ठीक है। इसको समझना अभी आपको बहुत बेसिक लग रहा होगा कि इसका क्या काम है,
बट लेटर ऑन यू विल फाइंड आउट कि हर एक फैक्टर हमारी फूड शेल्फ लाइफ को अफेक्ट करेगा। इसलिए हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, पीएच कंट्रोल करते हैं, लाइट एक्सपोजर कंट्रोल करते हैं, और ऑक्सीजन लेवल भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है। टेम्परेचर, अब देखो, वेरी बेसिक ऑल दिस इज गोइंग टू बी, थोड़ा थोड़ा बस आप रीड कर लोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर रैपिड ग्रोथ हो बैक्टीरिया की शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो उसका ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर है। ऑप्टिमम ग्रोथ मतलब जो उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, कि अगर 37 डिग्रीज है तो ये वाला बैक्टीरिया सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। पर अगर वही 5 डिग्री कर दूं तो वो बैक्टीरिया इतना ग्रो नहीं कर पाएगा। हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर वो ग्रो करे वो होता है मैक्सिमम ग्रोथ। लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर वो ग्रो करे, एट विच माइक्रोऑर्गेनिज्म शोज ग्रोथ, इज नोन एज मिनिमम। याद रखोगे, लोएस्ट है तो मिनिमम होगा, हाईएस्ट होगा तो मैक्सिमम होगा। फिर इसी के बेसिस पे हमारे पास तीन कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया हैं टेम्परेचर के बेसिस पे। कौन कौन से? साइक्रोफाइल्स, जो कि 15 डिग्री से कम पर ग्रो कर सके, ऑप्टिमम टेम्परेचर बेसिकली दे आर एबल ऑल्सो एबल टू ग्रो एट 0 डिग्रीज। मीजोफाइल्स, जो कि 20 से 45 डिग्रीज यानी कि लगभग रूम टेम्परेचर पर ग्रो कर सके। एंड थर्मोफाइल्स, जो कि इनसे ज्यादा ग्रो करे। प्लीज करेक्ट दिस हियर, दे ग्रो एट अ हायर टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर। फिर हमारे पास आता है पीएच। अब इसके बेसिस पे हमारे पास अगेन तीन कैटेगरीज आएगी। कैन यू सी दिस नाउ? या, तो एसिडोफाइल्स हो गए, जो एसिड एसिड यानी कि एसिडिक कंडीशंस में ग्रो करें, यानी कि 1 से लेके 6.5 तक। फिर न्यूट्रोफाइल्स, जो कि 6.5 यानी कि न्यूट्रल पीएच पे ग्रो करे। एल्कलोफाइल्स हो गए, जो एल्कलाइन पीएच यानी कि 7.5 से ज्यादा पीएच पर ग्रो करें। फिर गैशियस रिक्वायरमेंट्स, अब एरोबिक बैक्टीरिया कौन से हुए? जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, यानी कि अगर ऑक्सीजन मैं हटा दूं तो ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। फिर एनाएरोबिक, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, और इसमें आते हैं क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज। फिर फैकल्टेटिव एनारोब, जिनको ऑक्सीजन चाहिए तो नहीं होता, पर अगर ऑक्सीजन हुआ तो ये लोग एनर्जी प्रोडक्शन में यूज कर लेंगे। फिर माइक्रो एरोफिलिक, जिनको लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, बट ये हाई ऑक्सीजन लेवल टॉलरेट नहीं कर सकते। Osmotic pressure. Bacteria are more tolerant to osmotic variations because of mechanical strength. They can grow in media with widely varying contents of salts. ठीक है, ये सब आपको पता है। फिर हमारे पास आता है लाइट। अब डार्कनेस इज यूजुअली फेवरेबल फॉर ग्रोथ, दे आर सेंसिटिव टू यूवी लाइट। अब अगर मैं आपको लाइट वाला फैक्टर बताऊँ ना, तो जब हम प्रेजर्वेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे तो उसमें एक हमारे पास मेथड होता है इरेडिएशन का। तो इरेडिएशन से जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं, और इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि डार्क कंडीशंस आर फेवरेबल। तो अगर हमको अपना फूड सेफ रखना है तो इरेडिएशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ दोज मेथड्स। क्लियर। सो इतने में हमने वैसे इस वीडियो में बहुत कुछ है जो कि डिटेल में या फिर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक डिटेल आपसे पूछी जा सकती है। सो इन केस यू हैव एनी डाउट्स, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड आई विल आंसर। Notes I will provide in the description box, so kindly check that. And if you liked this video, you liked the concept and the way of understanding, so you can also mention the same in the comment section. और एक क्विक recap ले लेते हैं, क्योंकि I think it was a lot if you are a beginner here. तो एक क्विक recap ले लेते हैं so that we are able to collect and remember all of these. हमारा टॉपिक था ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ग्रोथ में हमने ग्रोथ कर्व पढ़ा, न्यूट्रिशन में हमने मीडिया के बारे में पढ़ा, और रिप्रोडक्शन में हमने 4 मेथड्स पढ़े। ठीक है, वी कवर्ड ऑल दिस। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन जैसे जस्ट लाइक अस हमें ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, वैसे ही इनको न्यूट्रिशन चाहिए, ऑप्टिमम पीएच टेम्परेचर और ऑक्सीजन चाहिए। फिर सोर्सेज ऑफ एनर्जीज याद रखोगे, फोटोट्रॉप्स, फोटो मीन्स लाइट, केमोट्रॉप्स यानी कि केमिकल से आ रहे हो जो। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रो ऑर्गेनोट्रॉप्स ऑर्गेनिक सोर्स है, लिथोट्रॉप्स इनऑर्गेनिक सोर्स है। कार्बन का सोर्स अगर CO2 है तो ऑटोट्रॉप्स, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हेटेरोट्रॉप्स। फिर नाइट्रोजन क्यों चाहिए, सल्फर क्यों चाहिए, फॉस्फोरस, मिनरल सॉल्ट्स। बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मटेरियल है जिसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को फेवर करें। मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये एक कार्बन का सोर्स होते हैं, इसमें और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और यूज़ करने से पहले ये स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। मीडिया में क्या क्या होता है? वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं,
पेप्टोन होता है। पेप्टोन क्या होता है, बताओ? कंप्लीट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स। फिर यीस्ट एक्सट्रैक्ट और मीट एक्सट्रैक्ट होता है, ब्लड होता है, अगार होता है। अगार में कौन से दो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं? अगारोस और अगार एग्रोपेक्टिन। प्रॉपर्टीज ऑफ अगार क्या होती है? अगार क्या है? सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। ठीक है। क्यों यूज करते हैं? बेसिकली इजीली अवेलेबल है, इकोनॉमिकल है, स्टेबल है, इनर्ट है। फिर ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया, चार फेजेस यू विल ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है। लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेप्थ। LLSD। लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज। और जब आप एग्जाम में लिखो तो स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए ना, कि लैग में ए क्लियरली मेंशन्ड हो और लॉग में ओ कंप्लीटली मेंशन्ड हो। एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे लॉग नंबर ऑफ सेल्स। लैग फेज क्यों होता है? एडजस्ट कर रहा होता है बैक्टीरिया। लॉग में मल्टीप्लिकेशन हाईएस्ट होती है। स्टेशनरी में कुछ टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स अक्यूमुलेट हो गए और एक बैलेंस रहता है सेल डिवीजन और सेल डेथ के बीच में। डिक्लाइन में न्यूट्रिएंट्स बहुत डिप्लीट हो गए और सेल्स ओल्ड थे, तो दे गो टू द डेथ फेज। हर एक फेज के बीच में ट्रांजिशनल पीरियड होता है। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन चार वेज से होती है: बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। फिजिकल कंडीशंस हर बैक्टीरिया की अलग होंगी। टेम्परेचर, किसी को लो टेम्परेचर चाहिए जिनको साइक्रोफाइल्स बोलते हैं, मीजोफाइल्स रूम टेम्परेचर पर, थर्मोफाइल्स हाई टेम्परेचर पर। पीएच के बेसिस पे एसिडोफाइल्स एसिडिक कंडीशंस, न्यूट्रोफाइल्स न्यूट्रल पीएच, एल्कोफाइल्स यानी कि जिनको बेसिक पीएच चाहिए। फिर गैसियस रिक्वायरमेंट्स एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोब, माइक्रो एरोफिलिक। ऑस्मोटिक प्रेशर यू ऑल नो, एंड लाइट। ठीक है। I hope each and every concept is very clear to you. And this is very important for building a foundation in food microbiology and microbiology आगे। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इसका एप्लीकेशन क्या है। अब देखो, अब ये पीएच है। ठीक है। तो जो फॉर एग्जांपल, चलो मैं टेम्परेचर से ही शुरू करती हूँ आपको। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, आई एम स्टोरिंग अ सर्टेन फूड एट लो टेम्परेचर। ठीक है। तो जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हैं वो उस टेम्परेचर पर नहीं ग्रो कर सकते, तो मेरा फूड उनसे बच गया। सिमिलरली जो एल्कोफाइल्स हैं, अब फॉर एग्जांपल कोई सर्टेन एल्कोफाइल है जो कि मुझे पता है मेरे फूड को स्पॉइल कर सकता है। अब वो एल्कोफाइल मेरे फूड में ग्रो ना करे, इसीलिए मैं उसकी पीएच एसिडिक कर दूंगी, पीएच रिड्यूस कर दूंगी। फॉर एग्जांपल वी ऑफन यूज लेमन इन पिकल्स, राइट? विनेगर इज ऑल्सो यूज इन कॉमनली यूज फूड्स। तो उससे क्या हुआ? पीएच रिड्यूस हो गई। तो जिन ऑर्गेनिजम्स लो पीएच पर, कुछ ऑर्गेनिजम्स लो पीएच पर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते। तो दैट्स ऑल द कंसेप्ट बिहाइंड दिस। ऐसे ही हम यूजुअली जब फूड पैकेजिंग होती है, जैसे चिप्स वगैरह पैक होते हैं, तो उसमें हम ऑक्सीजन का लेवल मॉडिफाई कर देते हैं, ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते एरोबिक बैक्टीरिया हमारे फूड में आए, तो मैंने ऑक्सीजन ही कट कर दिया। एंड रेडिएशन का मैं आपको बता चुकी हूँ। So, thank you so much, everyone. Thank you all. And I hope that you learned a lot from this video. And applications I will discuss again further in some other video, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली शो कर सकूं कि मीडिया क्या होता है, कल्चर क्या होता है। हम अगली वीडियोस में स्ट्रीकिंग भी डिस्कस करेंगे, प्योर कल्चर मेथड्स, प्योर कल्चर टेक्निक्स, ऑल ऑफ दैट। सो स्टे